बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आई की अनाटमी और इसके अलावा आई की बहुत सी डिसऑर्डर्स देखेंगे और कि आई ग्लासेस किस तरह यूज़ करते हैं और बहुत सी चीज़ें। सबसे पहले आई की अनाटमी है और यहाँ सबसे पहले रेटिना है, ये जो येलो में शो हो रहा है ये रेटिना है और यहाँ पे ऑप्टिक नर्व है। फिर यहाँ पे ये सिलरी बॉडी है और ये है लेंस और ये आयरस है और ये है कॉर्निया और फिर ये कंटिन्यू हो रहा है स्क्लेरा के साथ। और इसके बाद आ जाती है कि एंटीरियर सेगमेंट क्या होता है और पोस्टीरियर सेगमेंट क्या होता है। फिर हम देखेंगे कि एंटीरियर चैम्बर क्या होता है और पोस्टीरियर चैम्बर क्या होता है। पहले हम बात कर लेते हैं एंटीरियर सेगमेंट की। एंटीरियर सेगमेंट होता है फ्रंट 1/3 ऑफ द आई। फ्रंट 1/3 ऑफ द आई यहाँ तक जो होता है एंटीरियर सेगमेंट होता है। जैसे इस डायग्राम में दिखाया जा रहा है इंटीरियर सेगमेंट जो है यहाँ तक है, ये सीधा इस तरह लाइन में यहाँ तक इंटीरियर सेगमेंट है फ्रंट 1/3 ऑफ द आई। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ द विट्रियस ह्यूमर होता है, इसमें कॉर्निया आ जाता है, आयरस आएगा, सिलरी बॉडी और लेंस आएगा। एंटीरियर सेगमेंट में क्या क्या आएगा? एक तो कॉर्निया आएगा, आयरस आएगा, सिलरी बॉडी आएगी और आएगा लेंस और विट्रियस ह्यूमर का कुछ पार्ट। तो इंटीरियर 1/3 ऑफ द आई इज द इंटीरियर सेगमेंट। और पोस्टीरियर सेगमेंट क्या होगा? पोस्टीरियर सेगमेंट है बैक 2/3 ऑफ द आई। ये पूरी आई बॉल है, इसका इंटीरियर 1/3 इंटीरियर सेगमेंट है यहाँ तक और इसका पोस्टीरियर 2/3 जो है वो पोस्टीरियर सेगमेंट है। और पोस्टीरियर 2/3 में ज़्यादा जो है विट्रियस ह्यूमर आता है। विट्रियस ह्यूमर, रेटिना और कोराइड और ऑप्टिक नर्व आती है। पोस्टीरियर सेगमेंट में विट्रियस ह्यूमर आएगा, मोस्ट पार्ट ऑफ विट्रियस ह्यूमर। इंटीरियर सेगमेंट में विट्रियस ह्यूमर था लेकिन उसका कम पार्ट था, इसमें ज़्यादा विट्रियस ह्यूमर है। फिर रेटिना और कोराइड और ऑप्टिक नर्व आएगा पोस्टीरियर सेगमेंट में। अब देखते हैं पोस्टीरियर सेगमेंट हो गया, इंटीरियर सेगमेंट हो गया, इंटीरियर चैम्बर क्या होता है और पोस्टीरियर चैम्बर क्या होता है। इंटीरियर चैम्बर और पोस्टीरियर चैम्बर जो होते हैं वो लेंस से आगे आगे ही होंगे। ठीक है, जो कि कॉर्निया से लेकर आइरिस तक है वो है इंटीरियर चैम्बर। कॉर्निया से लेकर आइरिस तक इंटीरियर चैम्बर है और फिर आइरिस से लेकर लेंस तक जो है वो पोस्टीरियर चैम्बर है। यानी कि इंटीरियर और पोस्टीरियर चैम्बर दोनों लेंस से आगे ही होंगे, लेंस के फ्रंट में ही होंगे। जो कॉर्निया से आइरिस तक है वो इंटीरियर चैम्बर है और जो आइरिस से लेंस तक है वो पोस्टीरियर चैम्बर है। ये दो चैम्बर हैं जो कि लेंस से आगे ही हैं। लेकिन जो हमने सेगमेंट की बात की है यहाँ तक इंटीरियर सेगमेंट आएगा, ये सारा पार्ट इंटीरियर सेगमेंट में आएगा। और ये जो पोस्टीरियर है, पोस्टीरियर सेगमेंट में विट्रियस ह्यूमर का ज़्यादातर पार्ट आएगा। इसमें भी आ रहा था इंटीरियर सेगमेंट में भी, लेकिन पोस्टीरियर सेगमेंट का ज़्यादातर पार्ट और रेटिना और कोराइड और ऑप्टिक नर्व पोस्टीरियर सेगमेंट में आती है। लेकिन जो चैम्बर्स हैं इंटीरियर और पोस्टीरियर वो लेंस से आगे आ गई हैं। फिर यहाँ पे हमने रिफ्रैक्टिव एरर्स देखे थे। अगर रेटिना से बिहाइंड बनता है इमेज तो हाइपरोपिया है और इन फ्रंट ऑफ द रेटिना बनता है तो मायोपिया है। और मायोपिया की करेक्शन के लिए हम जो यूज़ करते हैं कनकेव लेंस यूज़ करते हैं और हाइपरोपिया के लिए हम यूज़ करते हैं कन्वेक्स लेंस। फिर ये है एक डिसऑर्डर जिसका नाम है ट्रिकिएसिस। ट्रिकिएसिस में क्या होता है, जो आई लैशेस होती हैं, ये जो पलकें होती हैं वो इनवर्ड मूव कर जाती हैं। जैसे ये है, ये नॉर्मल थी आई और ये बेंड हो के ये इनवर्ड वो जो है ये कॉर्निया को टच करने लग पड़ी हैं। तो ये इनवर्ड जो आई लैशेस मूव की हुई हैं इसे कहते हैं ट्रिकिएसिस। फिर होता है एक डिस्टिचिएसिस। डिस्टिचिएसिस में डबल आई लैशेस हो जाती है, एक एक्स्ट्रा लेयर आई लैशेस की ग्रो आ जाती है, डबल आई लैशेस नोन एज डिस्टिचिएसिस। फिर ये एक नर्व्स दिखाई गई हैं ट्राइजेमिनल गैंग्लियन से, यानी कि जो 5th नर्व होती है ट्राइजेमिनल नर्व उसका गैंग्लियन है और उससे 3 तरह की ब्रांचेस निकलती हैं। जो ट्राइजेमिनल नर्व होती है 5th नर्व उसकी एक ब्रांच होती है जो बनाती है पोर्शन मैक्सिलरी होता है, एक मैंडिबुलर होता है और एक ऑफ्थैल्मिक होता है। ठीक है, जो ऑफ्थैल्मिक है उसका 5th नर्व का पोर्शन उसमें से आगे से 3 निकलती हैं, फ्रंटल, लैक्रिमल और नेज़ोसिलरी। ये जो लैक्रिमल नर्व है ये लैक्रिमल
ग्लैंड को सप्लाई कर रही होती है। तो ये लैक्रिमल ग्लैंड की सप्लाई जो है लैक्रिमल नर्व से आ रही है, जो कि ऑफ्थैल्मिक नर्व से आ रही है, और ऑफ्थैल्मिक नर्व जो है वो ट्राइजेमिनल नर्व की ब्रांच है आगे से। तो ये जो है लैक्रिमल ग्लैंड के लिए, यानी कि आपको ट्राइजेमिनल नर्व का ऑफ्थैल्मिक पोर्शन याद रखना है कि जिससे फिर लैक्रिमल ग्लैंड को सप्लाई हो रही है, जो कि यहाँ पे लैक्रिमेशन होती है, टीयर की प्रोडक्शन होती है। फिर इसके बाद ये कंडीशन है, ये कैटरैक्ट है, इसमें दिखाया गया क्योंकि जो लेंस है वो ओपेक है। तो पैसिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन लेंस इज कॉल्ड कैटरैक्ट। फिर यहाँ ड्रूपिंग ऑफ आईलिड है, नीचे आई हुई है आईलिड, ये जो आईलिड है ड्रूपिंग ऑफ द आईलिड इज कॉल्ड टोसिस, ये टोसिस हुई है यहाँ। फिर एक होता है प्रोप्टोसिस। प्रोप्टोसिस का मतलब होता है फॉरवर्ड, आउटकमिंग फॉरवर्ड, बाहर की तरफ निकलना, आगे की तरफ आना किसी चीज़ का। इसे एक्सोफ्थैल्मोस भी कह सकते हैं और प्रोप्टोसिस भी कह सकते हैं। आई के लिए स्पेसिफिकली एक्सोफ्थैल्मोस होता है, और कहीं भी बॉडी में कोई चीज़ आउटवर्ड हो, फॉरवर्ड हो, तो उसके लिए प्रोप्टोसिस का वर्ड यूज़ होता है। जैसे इस आई में प्रोप्टोसिस हुई है और इसमें भी प्रोप्टोसिस हुई है, लेकिन इसमें साथ लिड रिट्रैक्शन भी है, क्योंकि हम देखते हैं कि जब हम नॉर्मली आई को देखते हैं तो ये जो सुपीरियर लिम्बस होता है ये कवर हुआ होता है अपर आईलिड से, ठीक है, उसने 1/3 कवर किया होता है। ये लिम्बस किसे कहते हैं, ये है कॉर्निया, और कॉर्निया और ये जो वाइट में है ये है सक्लेरा। तो कॉर्निया की और जो सक्लेरा की जो जंक्शन है, ये पॉइंट, इसे कहते हैं लिम्बस। तो ये सुपीरियर लिम्बस है, ये इंफीरियर लिम्बस है, ये जो है ये नेज़ल लिम्बस है, और ये टेम्पोरल लिम्बस है। तो ये जो अपर सुपीरियर लिम्बस है उससे ये ऊपर है आईलिड, तो ये लिड जो है रिट्रैक्ट हुई है ऊपर की तरफ, लिड रिट्रैक्शन, और यहाँ प्रोप्टोसिस है। फिर ये भी प्रोप्टोसिस है कि बाहर की तरफ बल्ज आउट हुई है, आई बॉल जो है वो बाहर की तरफ बल्ज आउट हुआ है, फॉरवर्ड प्रोप्टोसिस। फिर ये है टेरिजियम। टेरिजियम क्या होता है, कंजक्टाइवा ऑन कॉर्निया। कंजक्टाइवा ये होता है कंटिन्यू, ये जो आईलिड जो होती है उसके साथ ये जो उसके नीचे वाली सरफेस होती है वो होता है कंजक्टाइवा। कंजक्टाइवा जो है ये, जैसे यहाँ पे यहाँ से कंजक्टाइवा, ये कंजक्टाइवा जो है वो कॉर्निया के ऊपर आए तो इसे कहते हैं टेरिजियम। ये भी टेरिजियम है, कंजक्टाइवा ऑन द कॉर्निया, ये कॉर्निया है और यहाँ से ये कंजक्टाइवा ऊपर आ रहा है, टेरिजियम। फिर एक होता है सिक्वेंट, जिसे हम कहते हैं स्ट्रेबिस्मस भी कहते हैं स्क्विंट को। इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, ये देख लेते हैं। ये है जब ये वाली जो आई है ये ठीक नहीं है, ये अंदर की तरफ आई हुई है, आई टर्न्स इनवर्ड। जब इनवर्ड होगी तो इसे कहेंगे एसोट्रोपिया, जब बाहर की तरफ होगी आउटवर्ड तो एक्सोट्रोपिया। इनवर्ड तो एसोट्रोपिया, आउटवर्ड तो एक्सोट्रोपिया, और डाउनवर्ड तो हाइपोट्रोपिया। जैसे कम को कहते हैं नीचे आने को हाइपोट्रोपिया, ऊपर की तरफ है तो हाइपरट्रोपिया। तो ये स्क्विंट की टाइप्स हैं डिफरेंट, एसोट्रोपिया इनवर्ड, एक्सोट्रोपिया आउटवर्ड, हाइपोट्रोपिया डाउनवर्ड एंड हाइपरट्रोपिया अपवर्ड। फिर यहाँ पे ये जो आई है इधर, ये कंजक्टाइवा दिखाया गया, उसका बैंड किया गया ऊपर से आईलिड को, तो ये अंदर से उसका कंजक्टाइवा नज़र आ रहा है, और यहाँ इसके अंदर फॉरेन बॉडी है। तो फॉरेन बॉडी इन द कंजक्टाइवा इज शोन इन दिस फिगर। फिर ये कंडीशन है क्लेजियन। क्लेजियन है लिपोग्रेनुलोमेटस स्वेलिंग इन्वॉल्विंग द मीबोमियन ग्लैंड। जो आईलिड होती है उसका एक होती है टार्सल प्लेट और एक होते हैं पीछे मीबोमियन ग्लैंड्स। तो जो मीबोमियन ग्लैंड्स हैं उनकी ब्लॉकेज हो जाती है, तो वहाँ पे लिपोग्रेनुलोमेटस लीजन जो होती है वो उसकी एक्यूमुलेशन हो जाती है, लिपोग्रेनुलोमा स्वेलिंग बन जाती है वहाँ पे, तो उसे क्लेजियन कहते हैं। ये जैसे कि यानी कि ये जो कंजक्टाइवा होता है इसके जो बाहर की तरफ होती है सरफेस, उधर टार्सल प्लेट होती है जहाँ पे ये मतलब शुरू में, और जो उसका पिछला पोर्शन होता है थोड़ा, वहाँ पे ये मीबोमियन ग्लैंड्स होते हैं, और उनमें अगर लिपोग्रेनुलोमास एक्यूमुलेट हो जाए उसकी वजह से स्वेलिंग बनती है, जिसे क्लेजियन कहते हैं। फिर ये है अनाटमी ऑफ द ऑर्बिट। ये देखते हैं अनाटमी ऑफ द ऑर्बिट में एक होता है इसका रूफ, एक होता है फ्लोर, एक है लैटरल वॉल और एक है मीडियल वॉल। अब ये जो है इसका रूफ जो ऊपर वाला पोर्शन है रूफ,
वो कौन बना रहा है? रूफ बना रहा है लेसर विंग ऑफ स्फीनाइड बोन और ऑर्बिटल प्लेट ऑफ फ्रंटल बोन, यानी कि फ्रंटल बोन और लेसर विंग ऑफ स्फीनाइड बोन जो है वो रूफ बना रही हैं। फिर ये जो लैटरल वाल है ये बना रहा है जाइकोमेटिक प्रोसेस ऑफ फ्रंटल बोन एंड ग्रेटल विंग ऑफ स्फीनाइड एंड ऑर्बिटल सरफेस ऑफ जाइगोमेटिक बोन। तो लैटरल वाल में एक तो जाइगोमेटिक बोन इन्वॉल्व है, फिर फ्रंटल बोन का जाइगोमेटिक प्रोसेस और ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनाइड। फिर ये फ्लोर है, फ्लोर ऑफ ऑर्बिट में ऑर्बिटल प्रोसेस ऑफ पैलाटाइन बोन, ऑर्बिटल सरफेस ऑफ मैक्सिलरी बोन और जाइगोमेटिक बोन है। फिर मीडियल वॉल है, इसमें मीडियल वॉल जो बना रहे हैं वो एक एथमाइड बोन बना रही है, उसकी ऑर्बिटल प्लेट ऑफ एथमाइड बोन, फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला एंड द लैक्रिमल बोन। ठीक है, तो एथमाइड बोन और मैक्सिला का फ्रंटल प्रोसेस और लैक्रिमल बोन जो है ये मीडियल वॉल बना रही है ऑर्बिट का। तो सुपीरियर जो है वॉल या फिर जो इसका रूफ है उसमें मेनली स्फीनाइड और फ्रंटल का रोल है और बनाने में। फिर लैटरल में जाइगोमेटिक आ जाती है, फ्रंटल का कुछ पार्ट आ जाता है, ग्रेटर विंग का स्फीनाइड आ जाता है और जो इसका फ्लोर है उसमें मैक्सिला का पार्ट, पैलाटाइन का पार्ट आ जाता है, जाइगोमेटिक का भी। और मीडियल में लैक्रिमल बोन और मैक्सिला का और एथमाइड बोन आ जाती है मीडियल वॉल में ऑर्बिट की। ये मीडियल वॉल दोबारा दिखाई गई है, इसमें ये कंपोनेंट्स हैं ये जो पहले हमने डिस्कस किए हैं। उसके बाद कंटेंट्स ऑफ द ऑर्बिट में हम क्या कहेंगे? कंटेंट्स ऑफ द ऑर्बिट में एक तो हम कहेंगे कि ये जो फैट नज़र आ रही है इसमें ऑर्बिटल फैट, ये जो येलो कलर में ऑर्बिटल फैट होती है, फिर नर्व, ऑप्टिकल नर्व है, फिर ब्लड वेजल्स हैं, फिर मसल्स हैं, सुपीरियर रेक्टाई, इंफीरियर रेक्टाई, मीडियल रेक्टाई और लैटरल रेक्टाई, यानी कि चारों रेक्टस जो मसल हैं वो आ जाएंगे कंटेंट्स ऑफ द ऑर्बिट में, और फैट आ जाएगी और नर्व्स और ब्लड वेजल्स ये आ जाएंगे कंटेंट्स ऑफ द ऑर्बिट में। ये भी वही कंटेंट्स ऑफ द ऑर्बिट दिखाए गए हैं और यहाँ से ओरिजिन दिखाया गया है कि जो 4 रेक्टाई मसल्स हैं सुपीरियर, इंफीरियर, मीडियल और लैटरल रेक्टस, उनका ओरिजिन होता है यहाँ से एपिक्स ऑफ ऑर्बिट से, जिसे कहते हैं एनुलस ऑफ ज़ीन। ये एनुलस ऑफ ज़ीन है और एपिक्स है ऑर्बिट का, यहाँ से ओरिजिन होता है। तो अगर कोई पूछे कि ओरिजिन कहाँ से होता है रेक्टाई का, जो चारों रेक्टस मसल्स हैं उनका ओरिजिन होता है एनुलस ऑफ ज़ीन से और इंसर्ट होते हैं ये यहाँ पे आके स्क्लेरा पे आके चारों मसल इंसर्ट होते हैं और इनकी जो इंसर्शन है ये इक्वेटर से आगे है, ये इक्वेटर है और इससे ये आगे इनकी इंसर्शन स्क्लेरा पे हो रही है और ओरिजिन हो रहा है रेक्टाई का एनुलस ऑफ ज़ीन से। फिर ये जो सुपीरियर ओब्लीक होते हैं और इंफीरियर ओब्लीक होते हैं, सुपीरियर और जो इंफीरियर ओब्लीक होते हैं इनका जो ओरिजिन है वो कहाँ से होगा और इनकी इंसर्शन कहाँ होगी? जो सुपीरियर इंफीरियर ओब्लीक है ये, और जो सुपीरियर इंफीरियर ओब्लीक हैं वो भी उनकी इंसर्शन भी जो है स्क्लेरा पे ही होगी। जो सुपीरियर ओब्लीक होगा उसकी इंसर्शन हो रही है सुप्रोटेम्पोरल स्क्लेरा पे और जो है इंफीरियर ओब्लीक उसकी इंसर्शन हो रही है इंफ्रोटेम्पोरल स्क्लेरा पे। दोनों की जो है वो स्क्लेरा पे ही हो रही है, लेकिन ये जो रेक्टाई है इनकी इक्वेटर, ये जो इक्वेटर है इससे आगे हो रही है और जो ओब्लीक है इनकी इक्वेटर से पीछे हो रही है, बिहाइंड द इक्वेटर ये ओब्लीक्स की इंसर्शन हो रही है, लेकिन हो रही दोनों की स्क्लेरा पे, रेक्टाई की भी और ओब्लीक्स की भी। और लेकिन जो सुपीरियर ओब्लीक है उसका ओरिजिन जो है वो है का स्फीनाइड से है और इंफीरियर ओब्लीक जो है उसका मैक्सिला से ओरिजिन होता है। ये इंफीरियर ओब्लीक है, इसका ओरिजिन ये जो है ये मैक्सिला से हो रहा है और ये जो है इसका नाम है सुपीरियर ओब्लीक। ये जो सुपीरियर ओब्लीक है इसका ओरिजिन जो है ये हो रहा है स्फीनाइड बोन से। तो सुपीरियर है तो स्फीनाइड से और इंफीरियर ओब्लीक है तो मैक्सिला से, लेकिन इंसर्शन चाहे रेक्टाई हो या चाहे ओब्लीक हो दोनों की इंसर्शन होगी स्क्लेरा पे, एक की रेक्टाई की इक्वेटर से आगे और ओब्लीक की इक्वेटर से पीछे। और ये जो यानी कि ये कोन बना रहे हैं, एक इसे कहते हैं इंट्राकोनल रीजन, जो चारों रेक्टाई हैं ये कोन बना रहे हैं कि एक ये सुपीरियर ओब्लीक हो गया, इंफीरियर ये हो गया, मीडियल उस तरफ लैटरल हो गया, रेक्टाई ये जो है ये बना रहे हैं कोन। इस रीजन को कहते हैं इंट्राकोनल रीजन और ये जो रीजन आएगा ये होगा एक्स्ट्राकोनल।
फिर इसके बाद ये है सीटी स्कैन ऑफ द ऑर्बिट। ये कैसे पता चलेगा कि सीटी स्कैन है या फिर एमआरआई है। सीटी स्कैन जो होता है ये हाइपर डेंस बोनी स्ट्रक्चर शो करता है। जैसे ये जो है ये हाइपर डेंस बोनी स्ट्रक्चर शो हो रहे हैं। ये जो बोन है ये हाइपर डेंस शो हो रही है। जो सॉफ्ट टिश्यू है वो उस तरह नहीं शो हो रही। ये अब स्फिनाइड बोन है, यहाँ पे एथमाइड बोन की वजह से जो साइनसेस बने हैं वो शो हो रहे हैं। फिर मिड यहाँ पे तो ये बोनी स्ट्रक्चर शो हो रहे हैं। ये स्फिनाइड शो हो रही है। तो जो बोनी स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं, वो सीटी स्कैन में होते हैं, हाइपर डेंस होते हैं, वाइट बोन नज़र आ रही होती है। और अगर एमआरआई हो तो उसमें नहीं नज़र आते, उसमें सॉफ्ट टिश्यू प्रोमिनेंट होते हैं, उसमें बोन प्रोमिनेंट नहीं होती। ये जो है बोन प्रोमिनेंट है, तो ये सीटी स्कैन है ऑफ द ऑर्बिट। फिर इसके बाद ये सीटी स्कैन है, इसमें भी ये बोनी स्ट्रक्चर जो है ये प्रोमिनेंट है। ये सारा स्कल जो है उसकी बाउंड्रीज यहाँ पे प्रोमिनेंट हुई हैं। ये सीटी स्कैन नॉर्मल है। फिर ये जो है ऑर्बिटल फ्लोर फ्रैक्चर हुआ हुआ है। ये ऑर्बिट होना था इस तरह कंप्लीट, जैसे यहाँ है ये नॉर्मल ऑर्बिट है, लेकिन यहाँ जो है ये फ्रैक्चर है, यहाँ फ्रैक्चर हुआ हुआ है, ऑर्बिटल फ्लोर फ्रैक्चर। ये फ्लोर जो है ऑर्बिट का वो फ्रैक्चर हुआ हुआ है। तो ये सीटी स्कैन है जिसमें बोन्स जो हैं हाइपर डेंस बोनी स्ट्रक्चर्स आर शोन हेयर। ये जो है ये एमआरआई है, इसमें कोई बोनी स्ट्रक्चर प्रोमिनेंट नहीं है। जिस तरह की ये प्रीवियसली यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंस बोनी स्ट्रक्चर शो हो रहे थे, और लेकिन यहाँ सॉफ्ट टिश्यू शो हो रहा है। ये जो है आई बॉल है, और ये मीडियल रेक्टस है, ये लेटरल रेक्टस है, ये मीडियल रेक्टस, लेटरल रेक्टस, और ये ऑप्टिक नर्व निकल रही है, ये ऑप्टिक नर्व। तो यहाँ सॉफ्ट टिश्यू शो हो रहा है। एमआरआई में सिर्फ सॉफ्ट टिश्यू शो होता है, और सीटी स्कैन में बोनी स्ट्रक्चर बहुत प्रोमिनेंट नज़र आ रहे होते हैं। हाइपर डेंस बोनी स्ट्रक्चर्स आर शोन इन सीटी स्कैन। और एमआरआई ये नॉर्मल एमआरआई है। और यहाँ पे आप देखें आई बॉल्स जो हैं वो एक ही लेवल पे हैं, लेकिन यहाँ ये वाला जो राइट आई है इसकी प्रोप्टोसिस हुई है, ये आगे की तरफ है, फॉरवर्ड बल्जिंग आउट हो रही है। तो ये प्रोप्टोसिस है, और ये एमआरआई है, क्योंकि यहाँ बोनी स्ट्रक्चर्स प्रोमिनेंट नहीं है, यहाँ सॉफ्ट टिश्यू दिखाए जा रहे हैं। तो ये नॉर्मल एमआरआई है, और ये प्रोप्टोसिस ऑफ द राइट आई का एमआरआई है। ये प्रोप्टोसिस हो रही है यहाँ पे बल्जिंग, और ये दोनों एक लेवल पे नहीं है। फिर ये देखें ये है स्पाइरल ऑफ टिलेक्स। ये ही पहले बात हुई थी, TILLAUX, स्पाइरल ऑफ टिलेक्स। ये लेटरल रेक्टस का 6.9 है इसे, और ये मीडियल रेक्टस का 5.5 है, और इसका 7.7 है। ये जो है सुपीरियर रेक्टस मसल। और फिर ये इंफीरियर भी है, और इंफीरियर ऑब्लिक तो नीचे है, ये इंफीरियर रेक्टस। ये जो चारों रेक्टाई हैं इनका जो डिस्टेंस है लिम्बस से कॉर्नियोसेक्लेरल जंक्शन से वो डिफरेंट है। लिम्बस से, लिम्बस होता है ना ये सक्लेरा होता है, और ये जो है ये कॉर्निया है। तो कॉर्निया और सक्लेरा का जो जंक्शन है इसे कहते हैं कॉर्नियोसेक्लेरल जंक्शन। यहाँ पे लिम्बस, जो लिम्बस से चारों रेक्टाई हैं उनका डिस्टेंस जो है वो डिफरेंट है, और इसकी वजह से ये बनाते हैं स्पाइरल ऑफ टिलेक्स, TILLAUX, स्पाइरल ऑफ टिलेक्स। उसके बाद ये हमने पहले डिस्कस किया था कि क्लेजियन क्या होता है, अ स्मॉल ग्रोइंग लंप और सिस्ट दैट डेवलप्स विद इन द आईलिड, और ये पेनफुल नहीं होता आमतौर पर, और ये लास्ट लॉन्गर देन अ फ्यू वीक्स। और हमने कहा था कि मीबोमियन ग्लैंड होता है, मीबोमियन ग्लैंड उसके जो कि आईलिड के एजिस पे होता है उसमें ब्लॉकेज हो जाती है। तो ज़्यादा जो ग्रेनुलोमेटस स्वेलिंग होती है, लिपोग्रेनुलोमेटस स्वेलिंग होती है, उसे क्लेजियन कहते हैं जब ब्लॉकेज हो जाती है मीबोमियन ग्लैंड में। फिर एक होता है एपीफोरा। एपीफोरा क्या होता है? एपीफोरा होता है कि काज बाय टीयर फिल्म बिकॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लैक्रिमल ड्रेनेज। जब लैक्रिमल ग्लैंड की जो है वो ड्रेनेज नहीं हो रही होती प्रॉपर, जो लैक्रिमल डक्ट है, लैक्रिमल सैक है, उसके थ्रू या फिर पंक्टम जो है उधर स्टीनोसिस हो गई है, तो उसकी वजह से एपीफोरा होता है। अभी देखते हैं हम एपीफोरा होता क्या है। ये जो है अब एपीफोरा में आ जाता है, इस एपीफोरा की वजह से एपीफोरा होता है जिसमें एक्सेसिव टीयरिंग हो रही हो, एक्सेसिव डिस्चार्ज हो रहा हो आई से, ठीक है। तो हमने जो एपीफोरा है वो होती है एक्सेसिव
टीयरिंग, ज़्यादा जो है आंसू निकलना, वाटरी आइज़ को जो है वो एपिफोरा कहते हैं। एपिफोरा होता है वाटरी आइज़। वो अब डिफरेंट रीज़न हो सकते हैं कि जो लैक्रिमल ड्रेनेज है वो प्रॉपर नहीं हो रही है। अब उसमें से एक रीज़न है कॉन्जेनिटल नेज़ो लैक्रिमल ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि जो नेज़ो लैक्रिमल डक्ट है, जिससे जो लैक्रिमल ग्लैंड है उससे लेकर लैक्रिमल सैक जो है उसके अंदर जानी है सिक्रीशंस, वो ब्लॉकेज हो गई है कॉन्जेनिटली। बर्थ के टाइम ही कॉन्जेनिटल नेज़ो लैक्रिमल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन इज अ कॉमन कंडीशन काजिंग द एक्सेसिव टीयरिंग। तो उसमें ड्रेनेज नहीं हो रही, तो वो सारी जो सिक्रीशन है, जो टीयर्स हैं, वो आई से बाहर डिस्चार्ज हो रहा है उनका। आर म्यूकाइड डिस्चार्ज फ्रॉम द आइज ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ नेज़ो लैक्रिमल डक्ट सिस्टम। नेज़ो लैक्रिमल डक्ट सिस्टम जो है उसकी ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है। जैसे कि ये जो है यहाँ पे होता है लैक्रिमल ग्लैंड, ये लैक्रिमल ग्लैंड है और यहाँ से सिक्रीशन मूव करती हैं और यहाँ से पंक्टम और फिर नेज़ल कैनालिकुलाई के थ्रू यहाँ पे ये जो है नेज़ो लैक्रिमल सैक में आ जाती है नेज़ो लैक्रिमल डक्ट के थ्रू। तो इस तरह उनकी ड्रेनेज होती है टीयर्स की। लेकिन अगर यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन हो गई तो फिर वो टीयर्स आँख में इधर वापस आएंगे, मतलब वो बाहर निकल चले जाएंगी और एक्सेसिव टीयरिंग होगी, बहुत ज़्यादा आँखों से पानी आएगा, वाटरी आइज़ होंगी, उसे कहते हैं एपिफोरा। और उसकी एपिफोरा की एक रीज़न जो है वो है कि कॉन्जेनिटल लैक्रिमल डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है। जैसे यहाँ लिखा है ब्लॉकेज इन द ड्रेनेज सिस्टम, ये जो है ये ड्रेनेज सिस्टम है कि लैक्रिमल ग्लैंड से ये लैक्रिमल सैक में जाता है नेज़ो लैक्रिमल डक्ट के थ्रू। फिर एक ये जो कंडीशन है इसका नाम है डेक्रायोसिस्टाइटिस। डेक्रायोसिस्टाइटिस इज़ एन इन्फेक्शन ऑफ लैक्रिमल सैक। ये एक अलग कंडीशन है, उसमें तो वाटरी आइज हो रही थी, ये इन्फेक्शन है लैक्रिमल सैक की। ये जो है लैक्रिमल सैक इधर दिखाई गई है, लैक्रिमल सैक, ये लैक्रिमल सैक में इन्फेक्शन हो जाती है सेकेंडरी टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ नेज़ो लैक्रिमल डक्ट। यानी कि पहले ऑब्स्ट्रक्शन हुई नेज़ो लैक्रिमल डक्ट की और उसके बाद जो है लैक्रिमल सैक की इन्फेक्शन होगी, तो इसको कहते हैं डेक्रायोसिस्टाइटिस। डेक्रायो का मतलब है टीयर और सिस्टा मीन सैक एंड आइटिस मीन इन्फ्लेमेशन। जो लैक्रिमल सैक है उसकी इन्फेक्शन हो गया है, उसकी इन्फ्लेमेशन हो गई है। उसमें था ना कि ऑब्स्ट्रक्शन हो गई और टीयरिंग ज़्यादा हो रही है एपिफोरा में, इसमें वो पहले तो ठीक है ऑब्स्ट्रक्शन हुई, इसके बाद जो लैक्रिमल सैक है वहाँ इन्फेक्शन शुरू हो गया। जो लैक्रिमल सैक है उधर इन्फेक्शन हो जाए तो इसे कहते हैं डेक्रायोसिस्टाइटिस। आइटिस से आया इन्फ्लेमेशन और सिस से आया सैक और डेक्रायो से आया टीयर, टीयर सैक इन्फ्लेमेशन, ये है डेक्रायोसिस्टाइटिस। ठीक है, यहाँ पे यानी कि लैक्रिमल सैक जो है उसकी इन्फेक्शन हो गया, लैक्रिमल सैक की इन्फेक्शन हो गया है। फिर हम देखते हैं कि एग्जामिनेशन ऑफ आई कैसे करते हैं। सबसे पहले विजुअल एक्टिविटी चेक करेंगे स्नेलन चार्ट के थ्रू। ये पढ़ाएंगे हम पेशेंट को कि वो ये रीड कर सकता है टी और एंड तक कर सकता है, तो 6/6 है, आखिरी लाइन भी पढ़ सकता है। अगर 6T पढ़ता है तो उसकी 6/60 है। और अगर कोई बंदा जो है वो नहीं पढ़ सकता, उसे नहीं आता, वो इलिटरेट है, तो फिर उसे ये वाला चार्ट पढ़ाते हैं। ये भी स्नेलन चार्ट है, ये ई वाला चार्ट है और ये टी वाला, इसमें कि किस तरफ डायरेक्शन है। सबसे पहले हमने विजुअल एक्टिविटी ही चेक करनी होती है, फिर हमने रेटिनोस्कोप यूज़ करना होता है। रेटिनोस्कोप में साइड पर डायल नहीं होता, और रेटिनोस्कोप हम ये चेक करने के लिए यूज़ करते हैं कि उसको कौन सा रिफ्रैक्टिव एरर है, मायोपिया है या हाइपरोपिया है, कौन सी टाइप का रिफ्रैक्टिव एरर है, वो चेक करने के लिए हम उसमें डिफ्रेंशिएट करने के लिए रेटिनोस्कोप यूज़ करते हैं। फिर होता है ऑटोमेटेड रिफ्रैक्टोमीटर। ये जो है ये हमें बताता है कि कौन से नंबर की ग्लासेस हम लगाएंगे पेशेंट को, तो ये उसका नंबर बताएगा ग्लासेस का, ऑटोमेटेड रिफ्रैक्टोमीटर। तो सबसे पहले हमने विजुअल एक्टिविटी चेक करनी है, फिर रेटिनोस्कोप के थ्रू रिफ्रैक्टिव एरर फाइंड करना है और फिर ऑटोमेटेड रिफ्रैक्टोमीटर के थ्रू ग्लासेस का नंबर चेक करेंगे। अब ये जो है ये ऑटोमेटेड रिफ्रैक्टोमीटर का ही एक मतलब टेस्ट उन्होंने करवाया है, और ये मतलब उसकी रीडिंग है ऑटोमेटेड रिफ्रैक्टोमीटर की। इसमें एक होता है ये VD होता है, विजुअल डिस्टेंस। विजुअल डिस्टेंस क्या होता है? विजुअल डिस्टेंस 12 होता है उस केस में जब हम ग्लासेस यूज़ करते हैं, 12 या 13 होता है। और अगर हम यूज़ करेंगे कंटैक्ट लेंसेज तो वो 0 होगा। ये विजुअल डिस्टेंस 12 या 13 होगा ग्लासेस के केस में। यानी कि ये विजुअल डिस्टेंस होता क्या है कि जो हम यूज़ करें ग्लासेस, ठीक है, वो उनका डिस्टेंस जो है कॉर्निया से वो 12 या 13 मिलीमीटर होता है। या जाहिर सी बात है जब हम कंटैक्ट लेंसेज यूज़ करेंगे तो लेंस तो बिल्कुल कॉर्निया के साथ अटैच होता है, तो वो 0 हो जाएगा।
तो विजुअल डिस्टेंस कॉन्टैक्ट लेंसेज के केस में 0 होगा। फिर ये राइट आई के लिए R लिखा हुआ है और L लिखा हुआ है लेफ़्ट आई के लिए। फिर ये S है स्फेरिकल, C है सिलेंड्रिकल और A है एक्सियल। जिसमें मायोपिया होगा या हाइपरोपिया होगा उसकी रीडिंग स्फेरिकल की आएगी, और जिसमें होगा एस्टिग्मेटिज्म उसकी सिलेंड्रिकल की आएगी और फिर उसके साथ एक्सियल की भी आएगी। जैसे यहाँ जो यह है -1.25 है राइट आई का, तो इसको मायोपिया है। मायोपिया के लिए नेगेटिव रीडिंग आती है, हाइपरोपिया के लिए पॉजिटिव रीडिंग आती है। तो ये जो है इसका C और A नहीं है क्योंकि इसको एस्टिग्मेटिज्म नहीं है। इसका कॉर्निया का कर्वेचर बिल्कुल ठीक है, इसे मायोपिया है, तो इसका स्फेरिकल का नंबर आया। लेकिन यहाँ जो ये वाला दिखाया गया है इसे, तो राइट आई में मायोपिया है लेकिन साथ उसका एस्टिग्मेटिज्म भी है राइट आई में। इसका C का मतलब है सिलेंड्रिकल, S का मतलब है स्फेरिकल, A का मतलब है एक्सियल। तो सिलेंड्रिकल में उसका +0.50 आया है। और ठीक है, तो इस तरह हमें पता चलेगा कि इसे एस्टिग्मेटिज्म है तो सिलेंड्रिकल की वैल्यू आएगी, और अगर एस्टिग्मेटिज्म नहीं है तो सिर्फ स्फेरिकल की वैल्यू आएगी। फिर ये जो PD लिखा है ये होता है प्यूपिलरी डिस्टेंस या इंट्रा प्यूपिलरी डिस्टेंस। ये बताता है कि दोनों आइज़ के जो प्यूपिल हैं उनके दरमियान उन दोनों का डिस्टेंस कितना है। ये यूज़ होता है जो ग्लासेस हैं कि उनका सेंट्रल पॉइंट जो है वो उसी जगह पे आए, कि सेंट्रलाइजेशन हो सके आई ग्लासेस की। ये होता है इंट्रा प्यूपिलरी डिस्टेंस। फिर ट्रीटमेंट है कि हम क्या यूज़ कर सकते हैं, ग्लासेस यूज़ कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज़ कर सकते हैं। तो ये 3 हेडिंग्स हैं, ऑप्टिकल, लेज़र एंड सर्जिकल। तो ऑप्टिकल में ग्लासेस, जैसे कि ग्लासेस में कनकेव लेंस यूज़ होगा मायोपिया में, और कन्वेक्स लेंस यूज़ होगा हाइपरोपिया में। फिर कॉन्टैक्ट लेंसेज आ जाते हैं। फिर लेज़र की ट्रीटमेंट है जिसमें PRK है, फोटो रिफ्रैक्टो केराटोटमी, फिर लेजिक है, और फिर है सर्जिकल। ये हम देखते हैं आगे। ये पुराने ज़मानों में यूज़ होता था, अब ये नहीं यूज़ होती। रेडियल केराटोटमी, ठीक है, इस तरह कट्स लगाए जाते थे रेडियल केराटोटमी, और इसमें बहुत ज़्यादा पेन होती थी। और अब ये वाला मेथड जो है वो यूज़ नहीं किया जाता। और रेडियल केराटोटमी में जो एपिथेलियम होती थी, ये जो है इसमें सिर्फ कट लगाते थे। ऐसे कट लगाने से जो होता था वो विजन में इम्प्रूवमेंट आती थी। अब ये यूज़ नहीं होती रेडियल केराटोटमी। फिर है ये है एस्क्राइमर लेज़र। लेज़र में 2 आ जाती हैं, एक PRK आ जाता है, एक लेजिक आ जाता है। अब ये है PRK। PRK का क्या मतलब होता है, फोटो रिफ्रैक्टिव केराटेक्टमी। फोटो रिफ्रैक्टिव केराटेक्टमी जो होती है इसमें जो एपिथेलियम होती है वो रिमूव कर दी जाती है, और इससे मतलब विजन में इम्प्रूवमेंट आती है। एपिथेलियम जो है वो रिमूव कर दी जाती है। ये लिखा है जैसे एपिथेलियल लेयर इज़ रिमूव्ड, ठीक है, पहले लेयर की प्रेपरेशन और फिर एपिथेलियम इसमें रिमूव कर दी जाती थी। फिर आगे लेजिक आई सर्जरी। इसमें उन्होंने कहा कि जो एपिथेलियम है उसे हील करने में वक्त भी लगता है और पेन भी होती है, तो इसलिए बेहतर है कि जो एपिथेलियम है उसे रिमूव ना किया जाए, उसका एक फ्लैप बना दिया जाए और दोबारा उसको उसकी जगह पे वापस कर दिया जाए। मतलब पहले उसे कट किया, उसका एपिथेलियम का एक फ्लैप बनाया, और फिर हमने लेज़र के थ्रू की ट्रीटमेंट, और फिर इस फ्लैप को दोबारा उसकी जगह पे रख दिया, तो उससे हील होने में बिल्कुल कम वक्त लगेगा और दर्द भी उस तरह से नहीं होती इसमें। तो ये PRK से बेहतर ये लेजिक आई सर्जरी है, क्योंकि इसमें सिर्फ फ्लैप बना है एपिथेलियम का, एपिथेलियम रिमूव नहीं की। जहाँ पे नेचर एपिथेलियम रिमूव कर दी थी PRK में, फोटो रिफ्रैक्टिव केराटेक्टमी में, और इस वजह से उसे हील होने में वक्त भी लगता है और पेन भी बहुत होती है और काफ़ी मतलब दिन लगते हैं। फिर ये है सर्जिकल ट्रीटमेंट। जैसे हमने यहाँ कहा था कि सर्जिकल में आ जाता है क्लियर लेंस एक्सट्रैक्शन, मल्टीफोकल इंट्राकुलर लेंस और फेकिक इंट्राकुलर लेंस। ये थी लेज़र वाली और वो ऑप्टिकल ऊपर था। फिर ये है सर्जिकल। सर्जिकल में है क्लियर लेंस एक्सट्रैक्शन। जो क्लियर लेंस एक्सट्रैक्शन है इसमें क्या किया था, इसमें करते हैं कि नेचुरल लेंस को रिमूव कर देते थे और डाल देते थे आर्टिफिशियल लेंस, ठीक है, नेचुरल को रिमूव किया और आर्टिफिशियल लेंस डाल दिया। इससे ये होता था कि दूर की तो ठीक नज़र आने लग पड़ती थी चीज़ें पेशेंट को, यानी कि उसका मायोपिया इम्प्रूव हो जाता था, दूर का ठीक नज़र आने लग पड़ता था इस आर्टिफिशियल लेंस की वजह से। लेकिन चूंकि उसका नेचुरल लेंस रिमूव कर दिया गया था तो उसको करीब में अकोमोडेशन का मसला होता था ये क्लियर लेंस एक्सट्रैक्शन के थ्रू। फिर उसकी जगह आ गए मल्टीफोकल इंट्राकुलर लेंस। ये है मल्टीफोकल इंट्राकुलर लेंस। इन्होंने क्या किया कि
इन्होंने दोनों को इम्प्रूव कर दिया, मायोपिया और हाइपरोपिया दोनों को, यानी कि उसको दूर का भी नज़र आने सही लग पड़ा और करीब का भी एकमोडेशन का मसला ख़त्म हो गया। लेकिन ये इतना ज़्यादा क्लियर नहीं था जितना कि एक नेचुरल लेंस से बंदे को नज़र आता है। तो पहले उन्होंने शुरू किया क्लियर लेंस एक्सट्रैक्शन, फिर किया कि मल्टीफोकल इंट्राऑकुलर लेंस, फिर इससे भी नहीं बेहतर हुआ बहुत ज़्यादा तो उन्होंने किया फेकिक इंट्राऑकुलर लेंस। अब फेकिक इंट्राऑकुलर लेंस में क्या किया इन्होंने, नेचुरल लेंस को भी रहने दिया उधर ही और आर्टिफिशियल लेंस डाल दिया। अब नेचुरल लेंस जो था वो अकोमोडेशन कर रहा था और उससे हाइपरोपिया इंप्रूव हो रहा था, यानी कि करीब की चीज़ें ठीक नज़र आ रही थी, और आर्टिफिशियल लेंस जो था वो मायोपिया को इम्प्रूव कर रहा था। तो इस तरह जो है हाइपरोपिया और मायोपिया दोनों बेहतर हो गए और पहले से ज़्यादा बेहतर नज़र आने लग पड़ा, जो कि मल्टीफोकल इंट्राऑकुलर लेंस में नहीं सही नज़र आ रहा था। और क्लियर वाले में तो अकोमोडेशन का मसला था, जो हमने लेंस नेचुरल रिमूव कर दिया था तो अकोमोडेशन नहीं हो पा रही थी, तो ये वाला बेहतर रहा सबसे, फेकिक इंट्राऑकुलर लेंस। तो ये तीनों सर्जिकल मेथड थे। फिर होता है हाइपरोपिया की टाइप्स थी, जैसे कि कर्वेचरल थी, फिर एक्सियल थी और एफेकिक थी हाइपरोपिया की टाइप। तो जो एफेकिक हाइपरोपिया होता है, इसकी ट्रीटमेंट के लिए क्या होता है, एफेकिया का मतलब होता है लेंस का ना होना, लेंस एब्सेंट है एफेकिक हाइपरोपिया, ठीक है। तो इसमें स्क्लेरल फिक्सेशन कर देते हैं, जो स्क्लेरा है उसकी फिक्सेशन कर देते हैं एफेकिक हाइपरोपिया की ट्रीटमेंट में। फिर ये ट्रीटमेंट जो है ये है एस्टिग्मेटिज्म की, मतलब बाकी तो वही है, ग्लासेस जो है वो सिलेंडरिकल ग्लासेस यूज़ करेंगे एस्टिग्मेटिज्म में, और उस तरह फिर लेंसेज भी यूज़ करेंगे और ट्रीटमेंट वो है। और लेकिन इसमें एडिशनल जो एस्टिग्मेटिज्म में है वो होते हैं इंटैक्स, ये यूज़ किए जाते हैं एस्टिग्मेटिज्म की ट्रीटमेंट में। ये अभी दिखाते हैं, ये है एस्टिग्मेटिज्म में। वैसे हम लेंस जो यूज़ करते हैं वो सिलेंड्रिकल लेंस यूज़ करते हैं और इंटैक्स यूज़ करते हैं कॉर्नियर स्ट्रोमर रिंग्स, ये जैसे रिंग्स है, ताकि वर्टिकल जो कर्वेचर है कॉर्निया का और जो हॉरिजॉन्टल कर्वेचर है कॉर्निया का वो दोनों एक पॉइंट पे फोकस करें। तो इंटैक्स यूज़ किए जाते हैं जिन्हें कहते हैं कॉर्नियर स्ट्रोमर रिंग्स, क्योंकि कॉर्निया के कर्वेचर के साथ प्रॉब्लम होता है एस्टिग्मेटिज्म में, तो उसे ठीक करने के लिए कॉर्नियर स्ट्रोमर रिंग्स इंटैक्स यूज़ की जाती हैं।